नमस्कार। नमस्कार। मैं एस.एम. विनोद आज नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के सौजन्य से प्रस्तुत प्रेस क्लब में आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी मित्र जोसेफ राव मौजूद हैं और आज फिर हम उन सुर्खियों की चर्चा करेंगे जो आज समाज में चर्चा का विषय है। बिल्कुल। जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर दिलचस्प हो गया चुनाव। 6 सीटें हैं और अब 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब चुनाव होगा। जाहिर है कि जिस बात की आशंका हमने की थी कि अब खरीद फरोख्त का बाजार भी गर्म होगा, जो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के नाम पर एक कलंक है। ध्यान रहे, इसमें मतदाता कौन है? हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। खरीद फरोख्त किनकी होगी? उन जनप्रतिनिधियों की होगी। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? अब सवाल है कि स्थिति ऐसा कैसे पैदा हुई? 6 सीटें हैं, 7 उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बोंडे, जो पूर्व मंत्री हैं हमारे महाराष्ट्र के अलावा धनंजय महाडिक को भी उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने एक और शिवसेना ने 2 उम्मीदवार दिए। तो अब चूंकि 6 की जगह 7 उम्मीदवार होंगे, 6 सीटों के लिए मतदान होगा और जैसे कि मैंने आशंका व्यक्त की है। अब राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि यह स्थिति क्यों पैदा होती है और कहा कि आम मतदाता नहीं है, ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जो वोटर्स हैं और उनके लिए खरीद फरोख्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात नहीं है? विनोद जी, जैसा आपने बताया कि 6 सीटें और 7 उम्मीदवार हैं जी। अब ये तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा अपना उम्मीदवार धनंजय महाडिक को, जो कोल्हापुर से संबंध रखते हैं, उनका नाम जब उन्होंने घोषित किया, तब ये मुकाबला दिलचस्प लगने लगा। और आपका कहना कुछ हद तक सही है कि अभी घोड़ा बाज़ार, मैंने बताया कि ये घोड़ा बाज़ार वगैरह आजकल मामूली, इन लोगों के लिए बहुत मामूली बात है ये सब, राजनेताओं के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टियां सेकंड प्रेफरेंस वोटिंग के लिए ऊपर डिपेंड करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को शायद ये उम्मीद है कि सरप्लस वोट और सेकंड प्रेफरेंस में उनका जो उम्मीदवार है, तीसरा उम्मीदवार जो है धनंजय महाडिक, शायद वो निकल जाए। इसके अलावा निर्दलीय विधायक है और एमएनएस का एक ही विधायक है और उसका 100% सपोर्ट उनको मिलने वाला है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि यह चूंकि खरीद फरोख्त शब्द जिसके साथ जुड़ता है, उनका हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होता है, जब इस पर रोकथाम के उपाय कैसे लगे? इसके ऊपर तो बहुत बड़ी देशव्यापी चर्चा की, देशव्यापी बहस की ज़रूरत है, राजनीतिक बहस की ज़रूरत है। और इसको सारे चुनाव में से संबंधित सारी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, इनको एक बहुत बड़े मंथन की ज़रूरत है। और उसके ऊपर कैसे रोक लगे, ये लोकली इसको कोई मेडिसिन देकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर बहुत बहस की, मंथन की ज़रूरत है और इसका कोई हल निकलना चाहिए। बात से मैं सहमत हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है। राव साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यह जो लोकतंत्र के ऊपर जो काला धब्बा है, ब्लैक स्पॉट है, हॉर्स ट्रेडिंग का, खरीद फरोख्त का, इस पर रोकथाम कोई कानून बनाकर तो हो नहीं सकता है। सभी लोकतांत्रिक दल सामने आवे, मिलजुल कर इस पर विचार मंथन करें और इसके उपाय निकालें, क्योंकि यह कलंकित करता है हमारी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो खबर, अभी पिछले दिन मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए। उपलब्धियों के नाम पर सत्ता पक्ष की ओर से बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारे प्रमाण दिए गए और हमारे जेपी नड्डा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति हमने लोगों का विश्वास अर्जित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भी कहा गया कि लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए जिन उपायों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनाया गया,
वह सफल हुआ और विशेषकर विदेश नीति को चिन्हित किया गया कि इसके कारण हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान पाया है। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, अपनी जब आप कोई भी पार्टी जो सत्ता में हो जब अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो उसका कोई अंत नहीं होता है। मगर चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे आम जनता हो, चाहे क्रिटिक हो, आलोचक हो, उनसे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो इसमें हजारों दोष निकाले जाएंगे। आप कहाँ कहाँ फेल हुए अगर ये देखा जाए तो बहुत जगह फेल भी हुए हैं। नहीं, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और लेकिन जो भी सरकार आती है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन्हें तो चिन्हित करना ही पड़ेगा। जो उन्होंने विदेश नीति का कहा है जी, विदेश नीति में ऐसा है कि ये विदेश नीति का एक लाइन तय है। हमको अलाइनमेंट नॉन अलाइन का मूवमेंट जो चला हुआ था उससे हमारी लाइन बनी हुई है। हमको किसका किसका समर्थन करना है और किन चीज़ों का विरोध करना है ये तो तय है। और उसी को फॉलो करते हुए इसके आपके पहले भी प्रधानमंत्री जो हुए उन्होंने कोई अलग से कोई कदम नहीं उठाया, उन उसी लाइन का फॉलो किया है। और आपकी पार्टी या मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उन्होंने भी उसके उतना ही वही फॉलो कर रहे हैं। अब ये कम ज़्यादा सफलता मिलती है क्योंकि अगली जो सरकार है जिनसे आप बात कर रहे हैं वो जो लीडरशिप है वो कैसा रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, इसमें एक सवाल उठता है, जैसे कहा कि ठीक है उपलब्धियों की एक लंबी सूची है और जो फेलियर्स हैं उनकी भी लंबी सूची है। सुविधा अनुसार हर पक्ष अपना रखता है। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि आज विश्व में हमने अपनी एक जो धाक बनाई है वह इस दिशा में इशारा करता है कि अब भारत को, जैसा किसी जमाने में हुआ करता था कि उपेक्षा की दृष्टि से विश्व देखता था, एक गरीब देश के रूप में, अशिक्षित देश के रूप में, है ना, इस तरह देखा था कि अब वह स्थिति नहीं है। अब एक सक्षम, सुदृढ़ और हर दृष्टि से ताकतवर बराबर देश के रूप में भारत की पहचान बनी है। और पिछले, जैसा कि दावा किया गया, अब ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या हमने गरीबों और वंचितों को उनका हक दिलाकर यह जता दिया कि हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जहां सबको समान अधिकार मिले। सही बात है, आपने बिल्कुल सही बताया। पहले एक ज़माने में ऐसा था, भारत की छवि जो थी वो यहाँ पर सांप और गारुड़ी लोग घूम रहे हैं जी, भूखे नंगे कपड़े पहने हुए लोग घूम रहे हैं। ज़्यादातर पॉवर्टी को यहाँ लोग वेस्टर्न मीडिया या फॉरेन मीडिया उसको दिखाती रही और एक छवि ऐसी बन गई कि भारत जो है बहुत ही गरीब देश है, यहाँ बहुत ही गरीबी है, यहाँ लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए नहीं है। और इनका दिनचर्या जो है, इनकी जो जीविका है वो सांप पालना, बंदर पालना और ऐसे लेके उनको खिलौने बनाए, ये एक छवि बन गई थी। मगर अभी आने वाले दिनों में, जो इतने दिन हो गए, अभी 8 साल और उससे पहले भी कुछ समय में, अभी ये छवि बदल रही है। अभी उनको लगने लगा है कि ये सरकार जो है और यहाँ के लोग जो है अभी काफ़ी बदल गए हैं और इस सरकार ने बहुत सकारात्मक उपाय उठाए हैं और अभी उस छवि को मैंने विश्व में एक अच्छा स्थान मिल गया है। ये बात तो मैं सहमत हूँ आपसे। ये बिल्कुल। और देखिए, अब हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। बिल्कुल, अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आज कोई भी विश्व का देश हमें आंखें नहीं दिखा सकता है। बिल्कुल नहीं। हम जवाब देने में सक्षम हैं, यह पूरे संसार जान गया है। और इसके लिए पिछली सत्ता से लेकर वर्तमान सत्ता तक को श्रेय तो देना ही होगा। अब हम आगे बढ़ें। एक जो राजनीति में जो बदले की भावना की बात चल रही, हो सकता है कि यह टाइम संजोग रहा हो कुछ ऐसे कार्रवाई। जैसे दिल्ली में आपके एक मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। अब ये टाइमिंग ऐसी है कि लगता है कि ये जानबूझकर राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। क्या इससे आप सहमत होंगे कि ऐसी कोई कार्रवाई की जाए, कोई सत्ता पक्ष कदम उठाए
जिससे आम जनता के बीच में ऐसा संदेश जाता है? देखिए, जैन जो है पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री हुए हैं, इससे बंगाल के भी मंत्री हैं, वेस्ट बंगाल के, और अब दिल्ली के भी मंत्री आए हैं। इन पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें आप जा रहे कदम है, ताकि आपको समय नहीं मिल रहा, आपको अपने बचाव पक्ष रखने का, अपने आप को डिफेंड करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में 3 मंत्री जो है वो परेशानी में है, 2 तो ऑलरेडी जेल में है, एक तीसरे मंत्री के ऊपर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जैन को अरेस्ट किया गया है, और बंगाल में भी एक मंत्री को बार बार अपीयर होना पड़ रहा है, यहाँ अपीयर होना पड़ रहा है, वहाँ अपीयर होना पड़ रहा है, वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है छापेमारी की। तो ये बात सही है कि बदले की भावना कहीं ना कहीं दिखती है। और विशेष करके जैसे आपने 3 राज्यों का, पंजाब का, दिल्ली का और वेस्ट बंगाल का चर्चा की, वैसे राज्य जहाँ सारी कोशिशों के बावजूद केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, वहाँ सत्तारूढ़ दल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जैसे बंगाल में सारी शक्ति लगा दी, सारे जिसको बोलते हैं बिल्कुल साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में वहाँ तृणमूल कांग्रेस ने पहले से ज़्यादा सीट ली। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सीटों में भी इजाफा हुआ, लेकिन कोई चुनौती ममता बनर्जी को नहीं दे पाई। इसी प्रकार दिल्ली से सटे हुए पंजाब में अभी जो हालिया चुनाव हुए, आप पार्टी ने अपना विस्तार करते हुए दिल्ली से पंजाब पहुंच गए और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। वहां भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, सही बात है, को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली के तो आप कहेंगे एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, उसने केंद्रीय सत्ता की चुनौती देते देश की राजधानी दिल्ली में उनकी सरकार है। तो ऐसे में अगर इन दलों के खिलाफ, इनके सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो लोगों में तो संदेश यह जाएगा है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से उठाए गए कदम है। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी कोई ऐसे कदम उठाए जाए ताकि हमारी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली व्यवस्था कलंकित नहीं हो? देखिए, आपका कहना है कि कोई कदम उठाए, कदम कौन उठाएगा? एक तो इसमें जुडिशरी भी थोड़ा बहुत कर सकती है, और बाकी जो है आम जनता है। आम जनता अगर इस ऐसे लोगों को, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकती है तो बदलाव आ सकता है। नहीं तो क्या है कि कार्रवाई जो है ये अभी यहाँ हुई है, आने वाले दिनों में और भी राज्यों पे गिर सकती है। अभी उसके बाद शायद आंध्र के कुछ मंत्रियों पे हो सकती है, हो सकता है तेलंगाना के कुछ मंत्रियों पे हो सकती है, हो सकता है तमिलनाडु में कुछ मंत्री पे। जहाँ आपकी सरकार नहीं है, गैर भाजपा की सरकार है, वहाँ के लोगों पर ये हमेशा खतरा बना रहने वाला है। जब तक ये सरकार है तब तक ये शायद ये ऐसा लगता है कि ये बदले की भावना से काम हो रहा है। तो ये स्थिति है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल होते हैं वे अपने विस्तार के लिए या अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए, उनको एक हाशिए पर रखने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अरुचिकर तो है, शायद न्याय के विपरीत भी है, कानून के विपरीत भी है। जैसे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे संदेश यही जाता है कि ये सारे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और इस पर अंकुश लगे। राव साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कानून बनाकर तो हो नहीं सकता है, इसमें जनता को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यह ध्यान रहे कि अंततः जनता ही निर्णायक है। सबसे बड़ी अदालत वही है, अंतिम फैसला जनता का अंतिम है। इसलिए जनता सजग सतर्क रहे और विभिन्न मंच जो देश में कार्यरत हैं अनेक रूप में, उनका काम है कि इन मुद्दों पर भी जनता को सकारात्मक रूप में शिक्षित करे, ताकि जब अवसर आए तो ऐसे तत्वों को रिजेक्ट कर दे, उन्हें खारिज कर दे, और जो लोकतंत्र के प्रति जो समर्पित है उन्हें ही समर्थन दे। सही बात। मैं समझता हूँ कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज की चर्चा में आज हम यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ प्रेस क्लब में अपने मित्र जोसेफ राव के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।